नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। छाया, करिश्मा, राखी, लवकुश, मन्ना, तान्या, सागर, पूजा, विशाल, अनुराग, अंकित, अनूप, सिद्धार्थ, विकास, देवेंद्र, दीक्षा, मोहित, बबलू, पुनीत, कृष्णा, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और आपका रिवीजन भी अच्छे से चल रहा होगा। बेटा, आपके द्वारा कल कुछ टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट्स किए गए हैं और उन कमेंट्स का मैं पहले रिप्लाई देना चाहूंगी। वे देखो, वैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे आज आपको क्या पढ़ाना था? मुझे आपको वेद पढ़ाना है, क्योंकि कल मैंने बोला था कि कल हम वेद पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने कुछ प्रश्न पूछे और एक मुझे छोटा सा करेक्शन भी कराना है। जैसे मैंने आपको लिखवाया था कि हेडिंग मैंने आपको डलवाई थी, ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न है कि ऋग्वेद में शब्द यानी जो ऋग्वेद में वर्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको लिखवाया था गंगा, जैसे मैंने आपको लिखवाया था यमुना, तो कुछ बच्चों का कहना है कि मैम आपने पिता शब्द के बारे में नहीं बताया, मैम आपने माता शब्द के बारे में नहीं बताया, आपने विदत शब्द के बारे में नहीं बताया। तो वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो एक तरफ आप उसी में इसको ऐड कर लोगे कि ऋग्वेद में शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, यूज द वर्ड्स इन ऋग्वेद, वो आपके और कौन कौन से हैं। उसके बाद मैं आपके वेद स्टार्ट कर दूंगी, बीच में से बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और एक छोटा सा करेक्शन मुझे कराना है, जो कल एक मिस्टेक हो गई है उसको ठीक कराना है। देखिए यहाँ पर ऋग्वेद में जब शब्दों की बात करते हैं, एक बच्चे ने पूछा है कि पिता शब्द कितनी बार आया है, तो पिता शब्द बेटा 335 बार आया है, ये आप ध्यान रखेंगे। 335। अब बच्चे ने कहा कि आपने तो कहा था सबसे ज्यादा इंद्र के बारे में आया है, तो बेटा जी इंद्र जो है वो देवताओं की मैंने बात की है। किसमें बात की है मैंने? इंद्र जो है वो देवताओं की बात की है मैंने। देवताओं में सबसे ज्यादा जो नाम आया है भगवान इंद्र का आया है 250 बार। ठीक है। उसके बाद आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला कि कृषि शब्द कितनी बार आया है, यानी कि आपका कृषि शब्द का प्रयोग, तो आप कहेंगे कि फादर 335 कृषि यानी कि आपका जो एग्रीकल्चर वो कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 33 टाइम्स आया है मैम, 33 बार आया है, 33 टाइम्स। और एक मैंने कल आपको लिखवाया था आर्य शब्द, इसको बेटा मैंने 33 लिखवा दिया था, प्लीज आप इसको कट करके लिख देना 36 टाइम्स। बस ये एक छोटा सा करेक्शन था। ठीक है। फिर आपने क्वेश्चन पूछा कि सभा, सभा वर्ड, सभा को इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चे? सभा ही कहेंगे। 8 टाइम आया है। एक वर्ड है आपका समिति, ये आपका 9 टाइम्स आया है। और सभा समिति क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगी अथर्ववेद में, ये 9 टाइम यूज किया गया है। राष्ट्र यानी कि जो नेशन शब्द है, नेशन, वो आपका 10 टाइम्स यूज किया गया है, 10 बार। कितनी बार? 10 टाइम यूज किया गया है। एक वर्ड है बेटा ग्राम, मैंने सारे ही लिखवा दिया है। एक वर्ड है आपका ग्राम यानी कि विलेज, ग्राम यानी कि विलेज, इसको ग्राम भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है। ये कितनी बार यूज हुआ है? तो बेटा ये 13 टाइम्स, 13 बार यूज हुआ है, इसको लिख दीजिएगा। ब्राह्मण, ब्राह्मण बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, ये कितनी बार यूज हुआ है? 15 टाइम्स, 15 टाइम्स। सिंधु बेटा ठीक लिखवाया हुआ है मैंने, सिर्फ आर्य वाले में करेक्शन करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। फिर एक आता है आपका वर्ण, वर्ण वर्ड जो है ये आपका कितनी बार यूज हुआ है? वर्ण। ठीक है। तो वर्ण की जब हम बात करते हैं तो 23 टाइम्स, 23 टाइम्स, 23 बार। वर्ण क्या होता है बच्चे आपको बता दूंगी। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं तो सोम देवता, सोम देवता, सोम देवता मतलब गॉड, ये कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे 144 टाइम्स, 144 बार। सारे लिखवा देने ताकि अब कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। माता यानी कि मदर वर्ड, और एक है आपका विदत, इंग्लिश में भी विदत ही कहेंगे। इसका मतलब होता है कबीला, कबीले का प्रमुख यानी कि हेड, हेड ऑफ कबीला या सरदार, इंग्लिश हेड ही रहेगी। तो आपकी माता शब्द का प्रयोग 234 टाइम्स हुआ है। और विदत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? जो कबीले का प्रमुख होता है, बच्चा पहले लिख के भेजा है कि मैम विदत शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है। और एक वर्ड है बेटा आपका जन, जन वर्ड का यूज कितनी बार हुआ है? तो 275 टाइम्स हुआ है, 275 बार, 275 बार। एक छोटी सी मिस्टेक थी, इसका मतलब है कि किस शब्द को ऋग्वेद में कितनी बार यूज किया गया है। ठीक है। आर्य 36 टाइम्स कर लीजिएगा। मैम आपने आर्य आपने 36 टाइम्स ही बताया था, अगर 36 टाइम्स बताया था तो सही है। ठीक है। मुझे लगा कि मैंने 33 टाइम्स बता दिया है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आज मुझे आपको बेटा पढ़ाने हैं वेद। अब आपसे मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगी बच्चों, और आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। 236। ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं हेडिंग दे देती हूं। बेटा जी आज हम पढ़ेंगे वेद। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स। तो आप लिखेंगे 4 प्रकार के। और अभी मैंने उत्तर वैदिक काल शुरू नहीं किया है, अभी ये ऋग वैदिक काल में मैं जब तक आपको पहला वेद पढ़ाऊंगी ऋग्वेद, तब तक बच्चे आपको ध्यान रखना है कि आपका ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल ही चलेगा। सारे बच्चों ने लिख लिया कि मैम 4 प्रकार के होते हैं। ये वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें बेटा आपका सबसे पहला होता है ऋग्वेद, जो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे, ऋग्वेद। ठीक है। एक होता है आपका अथर्ववेद, सबसे पहले लिखिएगा सामवेद,
फिर लिखिएगा तीसरा यजुर्वेद, चौथा लिखिएगा अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं, जिनमें से प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो आपका इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा जाता है कि वेद त्रयी किसको कहा जाता है, तो वेद को कहा जाता है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमें कौन सा वेद सबसे पहले पढ़ना है? तो मैम ये तो हमारे वेदों की इंफॉर्मेशन हो गई कि टोटल कितने होते हैं, और आज हमें सबसे पहले पढ़ना है ऋग्वेद। और ऋग्वेद की बच्चे जब हम बात करते हैं तो इसमें लिखिएगा सबसे पुराना वेद है ये, सबसे पुराना वेद, ओल्डेस्ट वेद। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा समय चल रहा है मैम? बेटा जी ऋग वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल ही चल रहा है। ठीक है, आगे चल सकते हैं। आगे देखिएगा सबसे पुराना वेद, जीपी राज जी करेक्शन कर लीजिएगा। तो ऋग्वेद कौन सा वेद है? आप कहोगे कि मैम सबसे पुराना वेद हमारा जो है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएं हैं, यानी कि मंत्र हैं, यानी कि ऋचाएं हैं। ये आपके किसके अंदर की इंफॉर्मेशन है? ऋग्वेद के। बेटा 4 वेद हैं आपके, टोटल कितने वेद हैं? 4। अब एक बच्चा कह रहा है ऋषि यादव, बेटा ये जो 10,462 आपके हैं ये लूसेंट में दे रखे हैं, कहीं कहीं पर ये आपको 10,532 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ऋचाओं की संख्या यानी ऋचाएं क्या होती हैं? मंत्र होते हैं। मंत्र क्या होते हैं? जिनको आप पूजा पाठ में यूज करते हैं, वर्शिप के टाइम पर यूज करते हैं। कहीं आपको ये 10,532 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसको 10,580 लिखा हुआ मिलेगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसका डेटा दे रखा है। तो मैम हम कितना माने? तो बेटा आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा, और इस फैक्ट को आप चेक कर सकते हो, इस फैक्ट को आप चेक कर सकते हो, मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कितने हैं आपके ये? आप कहोगे कि मैम ये 10,462 हमारे मंत्र हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऋग्वेद जो है वो आपका किस काल से शुरू हो रहा है। तो ये अभी मैं हेडिंग डाल देती हूं कि अभी तक आपका पूर्व वैदिक काल ही चल रहा है। पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड ही मैं आपको पढ़ा रही हूं। अब प्यारे बच्चे हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में कितने शब्द हैं। ऋग्वेद में कितने शब्द हैं? तो आप कहोगे कि ऋग्वेद के अंदर मैम 1.5 लाख शब्द हैं। लिखिएगा, लगभग जरूर लिख दीजिएगा। अप्रोक्सीमेट इतना आपको देखने के लिए मिलेगा, 1.50 लाख वर्ड्स प्यारे बच्चे यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है होत्र या होता। क्या कहते हैं उसको बच्चे? आप कहोगे मैम होत्र या होता कहा जाता है। अभी जितने बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और केवल कमेंट पे फोकस कर रहे हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि यहां से पढ़ने के बाद पूरा हाथ से लिखूंगी, क्वेश्चन तुम लोगों से पूछूंगी, अगर तुम आंसर दे पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है कि याद कैसे करें। तो आज मैं तुम्हें ये तरीका बताऊंगी कि याद कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला मतलब जो ऋग्वेद को पढ़कर सुनाता था उसे क्या कहते थे? होत्र या होता। ठीक है, इंग्लिश में भी यही रहेगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, होत्र या होता। यही कहते हैं। आगे सुनिए, अब ऋग्वेद में मुझे एक बात बताइए, मैंने कितने मंडल आपको बताए हैं? तो आप सभी कहेंगे कि मैम आपने 10 मंडल बताए हैं, जिनमें से 10 के 10 नहीं पढ़ने, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। और इंपॉर्टेंट मंडल जो होते हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट मंडल है आपका तीसरा मंडल। जब हम तीसरे मंडल की बात करते हैं बच्चे, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र जो है वो आपके सूर्य देवता को समर्पित है, यानी डेडिकेटेड टू द सन। ठीक है, 10 मंडल है टोटल, जिसमें से तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है, जिसमें गायत्री मंत्र है। और इस गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? मतलब राइटर ऑफ गायत्री मंत्र कौन है? तो लिखिएगा, ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, यानी रिटन बाय ऋषि विश्वामित्र। गायत्री मंत्र आपने सुना होगा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर मैं आपसे बात करती हूं बच्चे, तो आगे आपका अगला मंडल देखो, यहां लिखा हुआ भी है, रिटन बाय ऋषि विश्वामित्र। आपका एक होता है चौथा मंडल, जिसे आप कहते हैं फोर्थ मंडल। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें बेटा कृषि के बारे में बात की गई है। फोर्थ मंडल में आपके एग्रीकल्चर की बात की गई है, और इस फोर्थ मंडल से पहली बार पृथुवेन्यू पुरुष के बारे में पता चलता है, जो आपके भारत का पहला कृषि इंजीनियर था। एक बार सबको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर मैं आपसे पूछूंगी। तो फोर्थ मंडल में किसकी इंफॉर्मेशन है? कृषि की। पहला कृषि इंजीनियर कौन था? पृथुवेन्यू था। और यह जानकारी कौन सा मंडल देता है? तो आप कहोगे कि मैम ये मंडल कृषि के बारे में जानकारी देता है। ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, फिर बेटा आपका इंपॉर्टेंट मंडल है आपका सातवां मंडल, जिसके बारे में मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूं। सातवें मंडल में आपका दसराग्य युद्ध का वर्णन है। बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो दसराग्य वॉर है, 10 राजाओं का जो युद्ध है, ये किस नदी के किनारे हुआ था?
किस नदी के किनारे हुआ था, आपको बच्चे मुझे बताना है। ठीक है, और इसमें आपके दसराग युद्ध किस किसके बीच हुआ था? तो मैम इसमें एक तरफ थे राजा सुदास और एक तरफ से ऋषि वशिष्ठ और इनके साथ 10 राजा, जिन्हें हमने क्या कहा था? द्रविड़ कहा था। और इसमें राजा सुदास किसके राजा थे? आर्यों के राजा। आपको ये सब मैं पहले बता चुकी हूं। तो इसकी जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल में मिलती है? बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, रावी नदी। रावी या फिर आप कह सकते हो परुष्णी नदी। तो दसराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? क्वेश्चन आता है 7वें मंडल में है बच्चे, 7वें मंडल में है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गंगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सरस्वती। ये वो बच्चे हैं जो रिवीजन नहीं कर रहे। एक चीज ध्यान रखना बेटा, अभी तुम जितना मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, है ना, लास्ट में देख लेना, तुमसे वादा है तुम्हारा दिल जीत लूंगी मैं पढ़ाने में। अगर तुम एंड में ये ना बोलो कि हाँ मैम हिस्ट्री पढ़ के मजा आ गया, अभी तो आपको सिर्फ एक ही चीज है कि नहीं हमें नवीन सर से पढ़ना है ना, लेकिन मैं आपको ये वादा करती हूँ कि आप कहोगे कि हिस्ट्री पढ़ के मजा आ गया, और ये तब आपको लगेगा जब आप क्वेश्चन लगाओगे और सारे क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। अब देश बेटा सारे मंडल नहीं पढ़ने हैं आपको, ठीक है, सारे मंडल नहीं पढ़ने हैं आपको। आगे देखिएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, क्योंकि ये मेरा पहला बैच नहीं है, ऐसे कई बैच में पढ़ा चुकी हूँ और एंड में बच्चों का दिल जीता है मैंने। आरपीएफ का बैच हो गया, एनटीपीसी का बैच हो गया, बहुत सारे बच्चे होंगे भी इस क्लास में। ठीक है, देख लीजिएगा, ये आपसे कहलवा कर रहूंगी मैं। आगे देखिए, 8वें मंडल में क्या मिलती है आपको? हस्तलिखित रचनाएं, हैंड रिटन कंपोजिशंस हैं इसमें। और जो हैंड रिटन कंपोजिशन, हस्तलिखित रचनाएं मतलब हस्त प्लस लिखित, हाथों से लिखी गई रचनाएं, उनको क्या कहा गया है? उनको बेटा खिल कहा गया है, उनको बच्चे खिल कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हस्तलिखित रचनाएं जिनको खिल कहा गया है वो किस मंडल में है? तो आप कहेंगे कि मैम वो हमारे 8वें मंडल में है। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद प्यारे बच्चों पहले ऋग्वेद पूरा पढ़ लो, फिर पूरा रिवीजन कराऊंगी और तुमसे ही कराऊंगी, देखना कितना आज तुम्हें मजा आने वाला है। 9वें मंडल में बच्चे आपके सोम देवता के बारे में वर्णन किया गया है। सोम देवता, पूरा 9वां मंडल आपके सोम देवता जी को समर्पित है। ठीक है, और जितने भी आपके मंडल हैं, जितने भी आपके मंडल हैं, प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। चाहे वो पहला मंडल है, चाहे तीसरा, चाहे पांचवा, चाहे छठा, सबकी शुरुआत किससे होती है? अग्नि देवता के नाम से। अग्नि देवता के नाम से हर एक मंडल की शुरुआत होती है। और बच्चों जैसे आपने सुना होगा, हिंदू धर्म के अंदर जब कोई पूजा होती है तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, उसके बाद कोई और पूजा होती है। तो इसी तरीके से कोई भी आपका मंडल जब शुरू होता था तो उसकी शुरुआत अग्नि देवता के नाम से होती थी। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, 10वां मंडल, इसमें बात की गई है जाति व्यवस्था, यानी चातुष्य वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। और चातुष्य वर्ण की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में एक पुरुष सूक्त है, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो अब मैं आपको बता देती हूं यहां पे सबसे पहले आपकी चीजें देखो। जैसे आपका चतुष्य वर्ण, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है वर्ण, क्या वर्ड आ रहा है? वर्ण। तो इस वर्ण का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था? आप कहेंगे पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में हुआ था मैम, इसीलिए ब्रैकेट में क्या लिखा है? पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण शब्द आया था। वर्ण क्या होता है? जाति व्यवस्था क्या मैम इस टाइम पर आ गई थी? क्या जाति व्यवस्था इस टाइम पर चल गई थी? अब सुनिए, आपके जो चातुष्य वर्ण की बात हो रही है, उस चातुष्य वर्ण में कौन कौन आता है देखना बच्चे। एक तो आपके ब्राह्मण, एक आपके क्षत्रिय, एक आपके वैश्य और एक आपका शूद्र, ये आते हैं। ब्राह्मण जो आपको शिक्षा देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले समझिए इनका मतलब, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या यहां पर जाति या कास्ट सिस्टम आ गया था। तो आप कहोगे कि मैम ब्राह्मण जो हमें शिक्षा देते हैं, क्षत्रिय मैम जो हमारी रक्षा करते हैं, वैश्य मैम जो व्यापार करते थे, और शूद्र जो इन सबकी सेवा करते थे। इन सबकी मतलब शिक्षा देने वाले ब्राह्मण की, रक्षा करने वाले क्षत्रिय की, और व्यापार करने वाले वैश्य की, जो लोग सेवाएं देते थे उनको शूद्र कहा गया, मतलब कारीगर। और शूद्र को सबसे नीचे रखा गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा एक चीज और, इन सबकी जो ड्यूटीज थी, इन सबकी ड्यूटीज कहां बताई गई हैं? इनके कर्तव्य धर्म सूत्र में बताए गए हैं। तो देयर ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द धर्म सूत्र। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम शूद्र, और शूद्र की हम बात करते हैं तो शूद्र सबसे निचले स्तर पर था। अब बात करते हैं, आपने एक वर्ड पढ़ाया मैम पीछे, जाति व्यवस्था। क्या यहां पर जाति व्यवस्था थी? जाति व्यवस्था, क्या यहां पर जाति व्यवस्था, यानी कि हम कह सकते हैं कास्ट सिस्टम, क्या ये यहां पर थी? तो मैं आपको बता दूं कि बेटा यहां पे जो जाति व्यवस्था थी वो आपकी कर्म आधारित थी, कर्म पर आधारित, बेस्ड ऑन कर्मास। मतलब कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा देगा वो ब्राह्मण होगा, कोई भी व्यक्ति जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय होगा, कोई भी व्यक्ति जो व्यापार करेगा वो क्या होगा? वो आपका प्यारे बच्चे वैश्य होगा, और कोई भी व्यक्ति जो इन तीनों की सेवा करेगा वो शूद्र होगा। यहां पर जाति आपकी जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। तो जन्म के आधार पर कब होगी? उत्तर वैदिक काल में। कर्म के हिसाब से है यहां पर, यहां जो जैसा कर्म करेगा वो उस जाति के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इसी 10वें मंडल के अंदर प्यारे बच्चे आपके इन 4 वर्णों की बात की गई है। और इसी 10वें मंडल के अंदर देखिएगा किसकी बात की गई है? इसी 10वें मंडल के अंदर आपके पुरुवा और उर्वशी का संवाद का वर्णन मिलता है। यह भी किसमें है मैम? 10वें मंडल में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाती हूं, और कहानी क्या है सुन लो। आपके पुरुरवा कौन है? पुरुरवा प्यारे बच्चे एक राजा है, और उर्वशी कौन है? उर्वशी अप्सरा है। और अप्सरा कहां पर रहती है? स्वर्ग में रहती है मैम, स्वर्ग की अप्सरा है। अब इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू होगी। कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हो तो सुनाऊं, वरना आगे बढ़ जाती हूं।
ठीक है, वरना आगे बढ़ जाती हूं। ठीक है, बताइए जल्दी से। चलो, तो इंटरेस्टेड क्या है? इंटरेस्टेड ये है कि जो आपकी पुरुरवा है, राजा है, वो काफी बहादुर राजा है, और जो आपकी उर्वशी है वो स्वर्ग की अप्सरा है। अब उर्वशी एक दिन इंसान के रूप में कहां पर आती है? जमीन पे, मतलब धरती पे आती है कि अब मैं जाकर धरती पर जाऊंगी और वहां पे पृथ्वी लोक का भ्रमण करूंगी। पृथ्वी कहते हैं धरती को। अब ये यहाँ पर जब आती है तो कुछ लोग जो हैं इनके साथ में, भाई अप्सरा है, सुंदर तो रहेंगी ही, तो इनको देखकर इनकी तरफ कुछ लोग आते हैं और इनके साथ मिसबिहेव करते हैं। अब राजा पुरुरवा वहीं से गुजर रहे होते हैं और राजा पुरुरवा इनको बचा लेते हैं, इनको सेव कर लेते हैं। अब भाई राजा पुरुरवा भी काफी सुंदर होते हैं, बहादुर, शक्तिशाली होते हैं। उर्वशी को राजा पुरुरवा से प्यार हो जाता है। अब उर्वशी स्वर्ग में चली जाती है, लेकिन उसका वहां मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो दोबारा पृथ्वी लोक पर आकर आपके राजा पुरुरवा से शादी कर लेती है। अब भाई शुरू शुरू में तो सब कुछ बड़ा अच्छा था, जैसे शादी का लड्डू जब शुरू में खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में पता नहीं क्यों सबको दिक्कत होने लग जाती है। अब उर्वशी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उर्वशी कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में उनका मन नहीं लगता। अब यहाँ पे जब ये पृथ्वी लोक पर आ गई थी तो स्वर्ग लोक के देवता जो है वो इनसे नाराज हो गए थे। अब ये वहां जाती हैं तो देवताओं से प्रेयर करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि मुझे वापस बुला लीजिए। तो देवता ये कहते हैं कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि जब तुम आप अपने पति यानी राजा पुरुरवा को बिना कपड़ों के जिस दिन देख लोगी अंधेरे में, उस दिन तुम्हें स्वर्गलोक बुला लिया जाएगा। अब उर्वशी सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या करूं। उर्वशी सोच में पड़ती है मैं क्या करूं, तो उर्वशी तरह तरह की चीजें, उर्वशी क्या करती है कि एक बकरी को खोल देती है, बकरी भाग जाती है। वो उर्वशी की बड़ी फेवरेट बकरियां होती हैं, गॉट जिसको आप कहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वो भाग जाती है, वो राजा पुरुरवा को रात में उठाती है कि भैया उठो उठो जल्दी उठो, क्योंकि वो मेरी बकरी चली गई है। राजा पुरुरवा ध्यान नहीं देता, वो सो जाता है, वो उसे देख ही नहीं पाती। उसके बाद में अगले दिन फिर वैसा ही करती है उर्वशी। अब राजा पुरुरवा को उठना पड़ता है, वो सोचता है कल भी मैं नहीं उठा था, अगर आज भी नहीं उठूंगा तो ये नाराज हो जाएगी। अब वो क्या करती है, वो जैसे राजा पुरुरवा जाता है तो वो उसको देख लेती है और उसके बाद वो स्वर्गलोक चली जाती है। तो इन दोनों के डायलॉग्स, इन दोनों की कहानी कहां पर है? इस 10वें मंडल के अंदर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब आगे सुनिए। अब मैम आपने इतना सारा पढ़ा दिया, हमें तो कुछ याद ही नहीं हो रहा। चलो भैया याद कराते हैं। चलो बेटा, सबसे पहले मुझे बताओ वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या, जल्दी से आंसर करते जाना अगर आ रहा है तो। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद में मंडल बताना कितने हैं, सूक्त बताना कितने हैं, और ऋचाएं बताना बेटा कितनी है। ऋचाएं लिख लीजिए या मंत्र कितनी है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे मैंने आपको क्या पढ़ाया है? ये पढ़ाया। उसके बाद मैंने, हाँ, आपको मुझे बताना है तीसरे मंडल में क्या है, सातवें मंडल में क्या है, आठवें मंडल में क्या है, नौवें मंडल में क्या है, और बच्चों आपका 10वें मंडल में क्या है। इतना मैंने अभी आपको पढ़ाया है। कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जो इन प्रश्नों का उत्तर करने में सक्षम नहीं है? अगर सक्षम हो इसका मतलब तुम्हें सब याद हो चुका है। आपने मुझे बताया कि मैम आपके वेदों की संख्या 4 है, सबसे पुराना मैम ऋग्वेद है, मंडल आप बता रहे हो कि मैम 10 है, सूक्त 1028 है, मंत्र 10,462 है। तीसरे मंडल में आपके क्या है? बच्चे ने बताया गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है। बताना बेटा इसकी रचना किसने की थी। उसके बाद 7वां मंडल दसराग्य युद्ध का वर्णन, दसराग्य युद्ध है, इसमें 10 राजाओं और आर्यों के राजा सुदास के बीच जो आपने मैक्स मूलर के टाइम पर बताया था उसका वर्णन यहां पर किया गया है। 8वें मंडल में क्या है? तो मैम 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं, हस्तलिखित रचना जिन्हें आपने खिल बताया था। 9वें मंडल सोम देवता जी हैं, इसमें सोम देवता जी को डेडिकेटेड है। और 10वें मंडल में मैम 4 वर्ण आपने बताए हैं, 4 वर्ण बताए हैं, और आपने बताया है राजा पुरुरवा और उर्वशी का संवाद, और उर्वशी का संवाद। अब बता दो कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं पता था? बता दो बेटा, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है तो। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर याद हो गया तो बेटा एक बार थम्स अप और स्माइली जरूर दे देना। इस तरीके से आपको पीडीएफ से पढ़ाने के बाद मैं अगर रिवीजन करा दूंगी तो एक एक चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और आपका जो काम बाद का है वो 90% काम यही हो जाएगा। ये देखिए, ये सब आंसर आपने दिए हैं, मैंने नहीं दिए। ये मैंने नहीं दिया आंसर, ये सब आपने दिया है। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन। आगे आ जाइए। ऋग्वेद आपने पढ़ लिया, अब ऋग्वेद में थोड़ा आगे और पढ़िए। जैसे प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं रिवीजन से पहले तो यहां तक का रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, यहां तक का भी क्वेश्चन और पूछूंगी लास्ट टाइम पे। पढ़िए आगे। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आप कहोगे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है मैम। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे कि मैम आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या माना है हमने? आयुर्वेद को माना है। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ती हूं तो आपसे मैं एक और चीज पढ़ाना यहां पे बताना चाहूंगी। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ, सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। आपका रियल में क्या माना जाता है कि, एक मिनट इसको थोड़ा साइड कर देते हैं नहीं तो ये बार बार बीच में आ रहा है। ये कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। क्वेश्चन कैसे आएगा मैम? बेटा दो तरीके से। एक तो सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है,
तो आप कहोगे कि ऋग्वेद का उपवेद यानी उपवेदा ऑफ ऋग्वेद इज आयुर्वेद। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आप कहोगे कि मैम अकॉर्डिंग टू सुश्रुत आपका आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। दोनों में अंतर है। सिंपल पूछा जाएगा तो आपका अथर्ववेद किसका उपवेद है, ऋग्वेद का। लेकिन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत यानी सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत ने किसको माना कि आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। कब हुई थी ऋग्वेद की रचना? आप कहेंगे प्री वैदिक पीरियड। द ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड इन प्री वैदिक पीरियड, यानी अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्री वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम यहां पे क्या पढ़ रहे थे, प्री वैदिक पीरियड अब तक हम पढ़ रहे थे। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद की जो रचना हुई, इसकी रचना की शुरुआत किस काल में हो गई थी? इसकी रचना की शुरुआत मैम हो गई थी पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में यानी प्री वैदिक पीरियड में। लेकिन ये आपका इसका जो रचना है ये समाप्त कब हुई थी? समाप्त होगी बेटा ये उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल तक आपका ये ऋग्वेद लिखा जाएगा पूरा, यानी पोस्ट वैदिक पीरियड। स्टार्टिंग कब हुई थी? प्री वैदिक पीरियड में हुई थी मैम, और आपका खत्म कब होगा ये? तो पोस्ट वैदिक पीरियड में। ये आपका ऋग्वेद था। ठीक है, अभी वेदों की इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर बता रही हूं कि इसका उपवेद क्या है, क्या चीजें हैं, ये सब आप प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे। तो ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल कह लो या पूर्व वैदिक काल कह लो, आप यहां पे ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं लोहा, यहां पे लोहे की बात करते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूं, तो इसको मैं यहां से हटा देती हूं। कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम क्या दोबारा लिखना है, कंफ्यूजन वाला काम ही नहीं करना। आ जाइए, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है कि मैम क्या लोहे का ज्ञान था, बताओ लोहे का ज्ञान था या नहीं? क्या लिखूं यहां पर? क्या तंबाकू का ज्ञान था? क्या ये लोग तंबाकू के बारे में जानते थे? तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि तंबाकू का ज्ञान नहीं था। लेकिन क्या लोहे का ज्ञान था? क्या पूर्व वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया गया है? बताइए जल्दी से। मैम बड़ा बड़ा लिखो, ठीक है कृष्णा बच्चे, आगे से और बड़ा बड़ा लिखूंगी। बताइए, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, और नहीं वाले बच्चे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैम आपने स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि आयरन और लोहा जो प्रयोग किया जाएगा उसका प्रयोग होगा उत्तर वैदिक काल में। इसका प्रयोग कब होगा? उत्तर वैदिक काल में, आपने पहले ही बता दिया था। और अभी हम उत्तर वैदिक काल पढ़ ही नहीं रहे, अभी तो हम पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो यहां पे लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का प्रयोग शुरू होगा उत्तर वैदिक काल में, और इसका एविडेंस कहां से मिला है? यूज कहां पर होगा? यूज पोस्ट वैदिक पीरियड, यूज पोस्ट वैदिक पीरियड। और बेटा जी आपको ध्यान रखना है कि इसका साक्ष्य कहां से मिला, एविडेंस कहां से मिला। तो मैंने आपको कई बार बताया, एविडेंस मिला है आपका अतरंजी खेड़ा यूपी में। अतरंजी खेड़ा कहां पड़ता है? एटा यूपी के अंदर। और जो रिवीजन कर रहे हैं उनको पता है, जो नहीं कर रहे हैं वो फिर यहां पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ गलत आंसर कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं पूर्व वैदिक काल। अब मैं आपको बार बार याद दिला रही हूं क्योंकि आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है। तो पूर्व वैदिक काल आपका कब तक रहेगा? मैंने बोला था जब तक मैं ऋग्वेद पढ़ाऊंगी। तो अब आपका क्या शुरू होगा बेटा? उत्तर वैदिक काल शुरू होगा मैम। अब शुरू होगा हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड, जो आपका रहेगा 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, हेडिंग बहुत बड़ी बड़ी लिखना, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल बेटे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, वो भी प्यारे बच्चों में आपको बताऊंगी। हेडिंग दे दीजिएगा उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में देखिए क्या लिखा है। उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी की रचना की गई, जिसमें आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है। अब आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि आपने कहा ऋग्वेद की रचना तो पूर्व वैदिक काल में हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद की रचना की शुरुआत पूर्व वैदिक काल में हो गई थी, लेकिन उसकी समाप्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इतना लिखिए। अब वेद त्रयी आपके यहाँ लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन बच्चे सीधा सीधा एग्जाम में आता है कि वेद त्रयी किसको कहते हैं। तो मैम ऋग्वेद वेद त्रयी में शामिल होता है, सामवेद ऋग्वेद उसमें वेद त्रयी में शामिल होता है, और मैम अथर्ववेद सॉरी यजुर्वेद ऋग्वेद में शामिल होता है। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया, आगे चल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? जो बच्चे कह रहे हैं लिखकर पढ़ाओ, बेटा इसे लिखना ही कहते हैं। एक एक शब्द यहां पर लिखा है, आपको मतलब होना चाहिए समझने से। मैं लिखकर पढ़ा रही हूं या पीडीएफ से पढ़ा रही हूं उससे मतलब नहीं होना चाहिए। दिव्यांशु बेटा अब करेंगे, बाकी के वेद जो आपके आएंगे वो उत्तर वैदिक काल में आप पढ़ोगे। पूर्व वैदिक काल में केवल एक वेद के बारे में आप पढ़ते हो, ऋग्वेद। बाकी जो वेद लिखे गए हैं वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। ठीक है, पीडीएफ आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकती हूँ, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा अपना जो आई कांटेक्ट है वो रख सकती हूँ। पीडीएफ के कई सारे फायदे हैं, आपको समझाने का ज्यादा टाइम मिलता है, आपके पास कंटेंट ज्यादा जाता है, आपको यहां पर समझाने का मौका मुझे ज्यादा मिलता है।
और अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो बेटा फिर कोई नहीं पढ़ा पाएगा, आपको समझनी होंगी चीजें। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चों, उत्तर वैदिक काल में अब सबसे पहला वेद आप पढ़ोगे सामवेद। पहले ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं पूरा रिवीजन आपको करा दूंगी, जैसे मैंने ऋग्वेद का कराया अभी। ठीक है, देखिए सामवेद, इसे कहते हैं संगीत का जनक। क्यों कहते हैं इसे संगीत का जनक? क्योंकि प्यारे बच्चे इसे संगीत के बारे में जानकारी देता है। इसके अंदर आपका क्या है? सारे गामा। ठीक है, सारे गा मा, यह आपका कहां लिखा हुआ है? इसी वेद के अंदर। सारे गामा आप देखते हो ना, जो आपके संगीत के शुरुआती शब्द होते हैं, इसीलिए इसे संगीत का जनक कहते हैं, क्योंकि इसमें संगीत के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ। स्वर समझते हो, जो मैंने अभी आपको बताया, सारे गामा, सारे गामा आप हमेशा सुनते हो, तो ये स्वर, इन स्वरों की बात कर रही हूं जो संगीत के स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों, जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्र या होता कहते थे मैम। और आपके सामवेद को पढ़ने वाला कौन था? उद्रात या उद्गाता था। कौन था बेटा? उद्रात या उद्गाता था। एक बच्चा कह रहा है स्टार्टिंग में आपने 4 वेदों को वेद त्रयी कहा। बेटा या तो मैंने गलत लिख लिया है या तुमने गलत पढ़ लिया है। देखो मैं अभी तुम्हें प्रूफ के तौर पर दिखा देती हूं। बेटा ये चौथा वाला वेद इस ब्रैकेट में आ नहीं रहा वैसे। ठीक है, आगे देखिए, सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो मैम उद्रात या उद्गाता कहते हैं। अब आपका ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद, इसका उपवेद है बेटा गंधर्व वेद। कौन सा उपवेद है इसका? गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप कहेंगे इसका वेद है गंधर्व वेद। और प्यारे बच्चों, ये लास्ट वाली लाइन यहां से हटा दीजिएगा, जो आपको नहीं लिखना है, मैं उसको ऑलरेडी हटा रही हूं। तो सामवेद में क्या जानकारी दी गई है? सामवेद। ठीक है, और एक और चीज, क्वेश्चन ऐसे, आप एक चीज नोट डालकर लिखेंगे, नोट बड़ा बड़ा लिख रही हूं, सामवेद ऋग्वेद पर आधारित वेद है। ऋग्वेद पर आधारित, ऋग्वेद पर आधारित यानी बेस्ड ऑन ऋग्वेद, बेस्ड ऑन ऋग्वेद। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित वेद है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है? तो आप कहोगे कि मैम सामवेद। ठीक है, लिख लीजिए। अब वो इससे रिलेटेड नहीं है बेटा, इसलिए नहीं लिखनी है। अब मैं आपको जितना मैंने इसके बाद पढ़ाया है आपको रिवाइज करवा देती हूं, जो भी आपका छूटा है वो भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन पहला है मेरा, बताइए ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया गया है? सामवेद के बारे में क्वेश्चन पूछती हूं। अब सामवेद किसकी किसकी जानकारी देता है? सामवेद से किसका ज्ञान होता है? सामवेद का उपवेद क्या है? सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? सामवेद किस वेद पर आधारित है? किस वेद पर आधारित है? क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर कर पा रहे हैं? ठीक है, अब देखो, आपने बोला कि मैं वर्ण शब्द का प्रयोग 10वें मंडल में, बेटा वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैंने लिखवाया है, देखो जाकर, पुरुष सूक्त में। सर्वप्रथम प्रयोग पुरुष सूक्त में, इसको पढ़ने वाला होत्र या होता होता है। सामवेद में किसकी जानकारी मिलती है? मैम संगीत की मिलती है। किसका ज्ञान होता है? स्वरों का ज्ञान होता है, जिन्हें हम कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी। ठीक है, उपवेद कौन सा है इसका? मैम गंधर्व वेद है। पढ़ने वाला कौन होता है? उद्गाता या उद्रात, आप कुछ भी लिख सकते हो। किस वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर। कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। बेटा जब मैंने लोहे की बात की है ना, तो लोहे के बारे में मैंने प्रयोग बताया कि लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि लोहे की खोज भी उत्तर वैदिक काल में हुई। अगर आप खोज की, केवल खोज की बात कर रहे हो, तो देखो उसके नीचे लिखा हुआ है पूर्व वैदिक काल, एरो बनाकर। लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। मैं और क्लियर कर देती हूं, प्रयोग नहीं, क्योंकि प्रयोग होगा उत्तर वैदिक काल में। प्रयोग उत्तर वैदिक काल में होगा, खोज हुआ पूर्व वैदिक काल में, मान सकते हो, लेकिन यूज नहीं हुआ था पूर्व वैदिक काल में। मैंने यूज की बात की है आपसे। ठीक है, कल हम क्या पढ़ेंगे? यजुर्वेद, पीडीएफ एडवांस में दे रही हूं। अथर्ववेद हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो जो आपको पढ़ाऊंगी मैं कल, वो ऑलरेडी। फिर हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, क्योंकि आपके ब्राह्मण ग्रंथ अभी बचे हुए हैं। मैंने ब्राह्मण ग्रंथ नहीं बताए हैं आपको। मैम टुडे क्लास ओके, मैम आज बहुत अच्छा पढ़ाया, मैम आज बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब आप खुद से भी अपने नोट्स बना सकते हो। एक और तरीका है, आपने जितना पढ़ा सब जाकर कॉपी पे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो और फिर आंसर लिखते चले जाओ। नोट्स भी तैयार और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा।
अब मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन या गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।